अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो वाला ये एडीएचडी के नाम से बहुत मशहूर जाना जाता है। और बहुत से हमारे पास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अभी प्ले ग्रुप में भी नहीं होते हैं और उनको आके ये डायग्नोज किया जाता है कि जिस बच्चे को एडीएचडी है। और फिर जब पेरेंट्स आते हैं और उन पेरेंट्स में से जो बच्चों को लेके आते हैं तब हमें पता चलता है कि जी एडीएचडी है, या हमारे पास कोई अगर हम कोई वर्कर वगैरह है हमारे पास, वो कोई काम में ध्यान नहीं दे रहा और फटाफट काम करके स्लिप हो जाता है, तो हम उससे कहते हैं यार इसको एडीएचडी है। हाइपर एक्टिविटी इसकी जो है ना वो 440 वोल्ट पे चल रही, इस तरह की बात होती है। लेकिन जो एडीएचडी है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से इसके अंदर इन अटेंशन आ जाती है बंदे के अंदर और बच्चे के अंदर भी। और जो बच्चा है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो उसे कोई काम भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो एजिटेट होना शुरू हो जाता है। एजिटेशन तो एक रीजन होगी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका काम नहीं हो रहा और वो चाह रहा है कि उसको भी फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल रहे क्योंकि उससे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा। उसके बाद उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिविटी में वो कुछ भी कर सकता है, वो गाली भी दे सकता है, वो मार भी सकता है, वो सेल्फ बाइटिंग भी कर सकता है, वो अगले बंदे को हिट भी कर सकता है, वो घर से भी भाग सकता है, वो कोई चीज उठा के कहीं पर फेंक भी सकता है। वो और वो बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे जो अभी स्कूल में नहीं जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनको मदर उनकी किसी बात पे डांट देती है तो उसके ऊपर वो उस बात के ऊपर वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव होने के साथ साथ वो अपना गुस्सा जो है वो बाकी बच्चों पे भी निकालना शुरू कर देते हैं। घर में और भी कोई बच्चे वगैरह हों उन पे भी उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो एडीएचडी में जो है हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनकी इम्पल्सिविटी को हमने कंट्रोल करना है। इम्पल्सिविटी के अलावा एक और जो मैकेनिज्म हमें इसमें बहुत ज्यादा नजर आता है वो है उनकी हाइपर एक्टिविटी। और वो अपनी हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो खुद भी कहते हैं कि जी हम इतने ज्यादा बेबस हो जाते हैं कि हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि हमसे क्या हो रहा है। अगर आप देखें कि हम इनको पढ़ाते कैसे हैं, तो हम इनको हर 15 या 20 मिनट के बाद इनको ब्रेक दे देते हैं कि हमने आपको ब्रेक दे दी है, अब जाएं बाहर, नीचे जाएं, थोड़ी सी वॉक वगैरह करके आए, 2-3 मिनट के बाद थोड़ा सा फ्रेश अप हो गया। अगर आप इनको कुर्सी पे बैठाई रखेंगे तो आप देखेंगे इनकी लेग मूवमेंट्स होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। अगर वो नहीं हो रही तो वो टू एंड फ्रो रॉकिंग बिहेवियर जो है ना वो चलता रहेगा। अगर वो नहीं है तो पेंसिल के साथ फिजट होना शुरू हो जाएगी, 10 दफा रेजर गिरेगा, 10 दफा वो उठेगा रेजर, 10 दफा पेंसिल गिरती है, 10 दफा पेंसिल जो है वो वापस आती है। जो सफ़े हैं वो फ्लिप करना शुरू कर देते हैं। तो इनसे आराम से नहीं बैठा जाता। और उनको होता है कि मैम मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ये तो कोई 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 हैरानगी वाली बात नहीं है। उनके लिए इट इज़ सो वेरी नॉर्मल बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। और हमारे पास यहाँ पर 12% से ज़्यादा बच्चे, 15-20 तक % बच्चे जो हैं वो वर्ल्ड वाइड में एडीएचडी के साथ हैं। और अब एडीएचडी इतना कॉमन हो गया है कि हम छोटे बच्चों में ये कहते हैं कि जी हम एडीएचडी को जो है वो डायग्नोसिस में लेके ही नहीं आ रहे जब तक बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जब आपके पास जो बच्चा आ रहा है जिसको आप कह रही हैं या उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसको एडीएचडी है, तो आप चेक कर लें क्या उसकी कॉग्निशंस जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन तरीके से नहीं चल रही हैं, क्या उसके एकेडमिक्स नॉर्मल नहीं चल रहे, क्या उसका बिहेवियरल इश्यूज या इमोशनल या सोशल फंक्शनिंग क्या उसकी नॉर्मल नहीं चल रही, क्या अफेक्ट हो रही है। जो हमारा नॉर्मल ग्राफ है उसके मुताबिक उसके एकेडमिक्स, बिहेवियर, इमोशंस और सोशलाइजेशन तक उसकी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम यही चीज, बहुत से लोग जो है वो इसको कुछ समझते नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी नॉर्मल है, नॉर्मल है। कुछ मदर्स आती हैं और आके उसकी जो बच्चे हैं ना वो कभी ड्रॉ को खोलेंगे, ड्रॉ को बंद करेंगे, कभी आपकी पेंसिल उठाएंगे, कभी आपको रजिस्टर को छेड़ेंगे। अगर आपके ऑफिस में कोई पर्दे वगैरह लगे हुए हैं वो उनको पुल करना शुरू कर देंगे। अगर आपने वहां पे कोई कुशन या कोई सोफा रखा हुआ उसको पे छलांगे लगाना शुरू कर देंगे, बिजली को छेड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर आप उन्हें कहें कि जी बाजी ये क्या है, तो कहें जी कोई नहीं जी ये तो घर में भी ऐसा ही है। उनको ये बात का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि बच्चे का सीटिंग बिहेवियर होना चाहिए है। दे आर सो यूज टू इट कि ही इज मूविंग अराउंड टू एंड फ्रो। उनको इस बात की
कोई सेंस ही नहीं है कि वो एडीएचडी के अंदर फॉल कर रहा है और वो हाइपर एक्टिविटी के साथ है। उनको लगता है ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? वो जिनके अब्बा जी भी ऐसे हैं, अब्बा जी से पूछो नॉर्मल क्यों है, वो जी मेरे अब्बा जी ऐसे हैं। तो वो जेनेटिकली ये चला आ रहा होता है। और आप थोड़ा सा और गौर करके अंदर पूछें तो उनकी डाइट इतनी खराब होती है कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती है। 1 मिनट में वो बच्चे जो हैं वो स्पीड लगा के जो है ना एक आधे किलोमीटर का फासला आराम से तय कर लेते हैं, जो एक नॉर्मल बच्चे से, उस एज के बच्चे से नहीं हो सकेगा। अब हमने यहाँ पर दो चीजों को बहुत गौर से देखना होता है जब हमारे पास आते हैं। अगर वो बच्चा जो है वो 3 साल का है और वो अभी स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन वो घर में उसको मदर जो है वो उसको घर के काम करा रही है, जिसको हम अडेप्टिव स्किल्स या सेल्फ हेल्प स्किल्स कहते हैं, तो आप ये देखिएगा कि उसमें उसकी इन अटेंशन है। यानी कि उसको हो सकता है उस वो अपने जो वॉशरूम जाने का क्यू है वो इन अटेंशन की वजह से मिस कर दे, तो वो नहीं बता सकेगा। हो सकता है वो पानी का ग्लास लेते हुए अपनी इम्पल्सिविटी की वजह से वो नीचे गिरा दे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है उसकी मदर कहे कि तुम ये चीज पकड़ो, तो वो पकड़ते पकड़ते उसको गिरा दे। हो सकता है उसकी मदर उसको ये सिखा रही हो कि तुमने फोक के अंदर फोक यूज करनी है, और वो अपनी कंसंट्रेशन और इन अटेंशन की वजह से वो फोक यूज नहीं कर पा रहा, तो वो लग ही नहीं रही उसकी। तो हम बिल्कुल प्ले ग्रुप के बच्चों को हम अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए वो करवाते हैं कि उन्होंने ट्वीजर के साथ जो है वो छोटे बॉल्स को या बीट्स को पकड़ के उनके असॉर्टेड कलर्स में डालना है, उनसे वो नहीं हो रहा होगा। और सिंपल एक्टिविटी जो हम स्कूल्स में या घर में हम करते हैं जस्ट टू मेक द चिल्ड्रन प्ले एंड डेवलप दी कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज, वो उनसे नहीं होती हैं। फिर अगर आप बच्चों को कहें कि जो आप आराम से बैठ जाएं और बैठ के बात करें, तो वो उनसे नहीं होगी। वो इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे। अगर गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के आने पे हम सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर वो बच्चे जो एडीएचडी के साथ हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी वहां पे डबल हो जाएगी। अब हमारी मदर्स ने हमें खास तौर पे ये बात को समझाया हुआ है कि जब मेहमान आएंगे तो आपने उधर से बिस्कुट नहीं उठाना, अंडरस्टूड। लेकिन नहीं ना, जब एडीएचडी की मदर ने कह दिया है, बच्चे ने डेफिनेटली आके उठाना है। अब अगर अब्बा जी घर आए हैं और मदर कह रही है कि बाबा घर आए हैं, तो अभी आपने उनको तंग नहीं करना और आपने आराम से बैठ जाना है, और अभी हम बाद में हम बात करेंगे। लेकिन नहीं, वो जैसे अब्बा जी घर आएंगे वो साथ ही ये फरमाइशी प्रोग्राम आ जाता है कि जी मुझे वो लेके दें, अभी उठें, अभी गाड़ी लें, अभी बाहर चलें। और अब्बा जी जो है वो जब तक अभी लेके बाहर नहीं जाएंगे तो वो तो शोर मचाना शुरू कर देगा, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। गुस्से के अंदर अगर उसके हाथ में रिमोट है तो रिमोट उठा के वो फेंक देगा, चाहे उसकी स्क्रीन खराब हो जाए। अगर उसके हाथ में कोई ग्लास है तो वो ग्लास उठा के फेंक देगा गुस्से के अंदर, इम्पल्सिविटी के अंदर। वो चाहे उसका नुकसान हो जाए, चाहे उसको चोट लग जाए, ही विल नॉट हैव दैट सेंस जो हम एक 3 साल के बच्चे को, मतलब जैसे ही बच्चा जो है वो वॉक करना शुरू करता है, मदर उसको बताना शुरू कर देती है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। मतलब और बच्चे को ग्रेजुअली पता चलना शुरू हो जाता है कि मदर जिन जिन चीजों से मुझे मना कर रही है, अगर मैं वो चीजें करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। और अक्सर मदर कह देती है, देखा मैंने कहा था नहीं जनाना, अच्छा मैंने कहा था ऐसे नहीं करना, अच्छा मैंने कहा था ना ये नहीं करो, ओहो मैंने मना भी किया था आपने ऐसे कर दिया। सो द मदर is directly or indirectly always trying to tell the child not to do, and usually children learn. But when we are dealing with a child with ADHD, क्योंकि उसमें attention और concentration की कमी होती है, तो वो अपनी मदर की उस बात को अगर वो सुन भी लेता है तो उसको याद नहीं रहता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो ये होगा कि मैंने सीढ़ियों से स्लिप होकर जाना है, मैंने सीढ़ियों से वॉक करके नहीं जाना। हालांकि उसकी मदर कह रही है कि बेटा आपने ऐसे नहीं जाना। अब उसको हो रहा है कि नहीं जी, मैंने जो, अगर उसकी मदर कह रही है बेटा आपने फोक यहाँ से पकड़नी नहीं, उसने फोक उल्टे हाथ से पकड़नी है। अगर उसकी मदर कह रही है कि बेटे उसमें इसमें उंगली नहीं डालो, उन्होंने उंगली उसमें डालनी है। और फिर पीछे मुड़ के मदर को देखना है, देखो मैं उंगली डाल रहा हूँ, तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक लो, मैं तो नहीं रुक रहा। अब होता यह है कि why it is happening? It is happening because the chemicals in the brain and the brain formation is not according to the normality, और उसकी वजह से उनके सुनने की ताकत जो है
वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उनको सुनाई नहीं देता कि उनको उनका ध्यान ही नहीं होता। ध्यान कहाँ पर होता है? ध्यान उनकी होता है कि मैंने पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे कैसे जाना है, और उसके बाद मैंने आखिरी सीढ़ी पे कैसे उतरना है। अब मदर चीख रही है, चला रही है, उसका नहीं आ रहा, अगर क्योंकि उसकी डिस्ट्रैक्शन है, उसकी जो थॉट्स है वो जंप कर रही होती हैं, तो पहली सीढ़ी से दूसरी और दूसरी सीढ़ी से वो आखिर में आठवीं सीढ़ी पे से छलांग लगाना है। ही विल हैव नो कैलकुलेशंस, कंसंट्रेशन नहीं होगी कि मुझे किस तरीके से दरमियान वाली सीढ़ियां जो हैं मुझे उनको कैसे क्लियर करना है। वो बस एक जंप करके उधर चले जाना है। अब अगर आप उनको जबरदस्ती पकड़ के क्लास 1 में या क्लास 2 में आप उनको जबरदस्ती कोई पनिशमेंट्स दे के, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स के साथ, या पॉजिटिव पनिशमेंट्स या नेगेटिव पनिशमेंट्स के साथ आप उनको बैठा ही दें कि चलो जी आप बैठ जाओ, उनसे कंसंट्रेशन नहीं होती है। वो सिंपल से कहेंगे कि जी आई कांट कॉन्सेंट्रेट, आई बिकम सो बोर सो क्विकली, मुझे ये चीज़ें याद ही नहीं होती, ये मेरी समझ में ही नहीं आती हैं, इसको याद कौन करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ है याद करने के लिए। अब आप ये देखें कि क्योंकि उनका ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं है क्योंकि उनके अंदर एक साइक्लिकल मूवमेंट चल रही है, सर टॉर्नेडो चल रहा होता है ना, वैसे उनके दिमाग में टॉर्नेडो चल रहा है। अब जब तक वो टॉर्नेडो हॉल्ट पे नहीं आएगा, उनसे कोई चीज बैठे बैठाए नहीं पड़ी जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो एडीएचडी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। अब लोग कहते हैं कि जी एडीएचडी को नॉर्मल स्कूल्स में आप भेज दें। आप एडीएचडी के बच्चे को नॉर्मल स्कूल में आप कैसे भेजेंगे? आप अगर एडीएचडी के बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेज भी देंगे, तो अगर टीचर जो है वो बोर्ड के ऊपर, टीचर ने 30 मिनट्स के अंदर बच्चों को 10 क्वेश्चंस करवाने हैं, वो बच्चा कैसे करेगा? वो 10 क्वेश्चंस वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है। अगर वो ध्यान करना भी चाहेगा तो वो एक चीज के ऊपर रहेगा, और अगर किसी बच्चे ने पीछे से पेंसिल गिरा दिया तो वो फौरन उसकी शार्पनेस, क्योंकि वो 420 माइल के ऊपर चल रही है, वो फौरन उस पर ध्यान देगा कि हाँ किस बच्चे की पेंसिल गिर गई, क्यों गिर गई है, कौन मैम, से कलर की थी जी। एडीएचडी बचपन से होता है या बड़े होके भी हो सकता है बचपन से, किसी को? बचपन से है जी, सिंस चाइल्डहुड है। और किसी में बचपन से ये सिम्टम्स ना हो, लेकिन जब वो 12-13 साल का हो फिर ये सारे सिम्टम्स आए एडीएचडी नहीं, वाले? नहीं जी, ब्लूमिंग आपको नजर आएगी जब प्यूबर्टी हिट करेगी। लेकिन अगर आप, अभी यही तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप क्लास 1 और 2 में गौर से उसकी बुक्स देखेंगी तो आपको नजर आएगा कि उसकी बुक्स के अंदर उसकी हैंड राइटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से बिटवीन द टू लाइंस नहीं चल रही है। उसका जो जी का जो गार्लैंड है, या जो एज का गार्लैंड है, वो नहीं सही तरीके से उससे बन रहा। आई जो है वो या तो बहुत पहले चला जाता है या वो बहुत आखिर में आ जाता है, और वो पूरी डॉट के उसके ऊपर नहीं आएगा। और जब आप उसको डांटेंगे कि नहीं तुमने ये ए ऐसे ही लिखना है और जी ऐसे ही लिखना है, वो थोड़ी देर के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसकी पेंसिल का सिक्का टूट जाएगा। फिर अगर वो पेंसिल जो बच्चे के पीछे गिरी है, अब वो पेंसिल कौन सी गिरी है, उसका साइज क्या था, बच्चे ने कैसे उठाई, क्यों उठाई, कौन सी रखी, कौन से उसके पास कौन सा पेंसिल बॉक्स था, वो उधर से उधर, आगे से आगे से आगे चलना शुरू हो जाएगी। डिरेलमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब टीचर्स को कहेगी वापस आओ, जब तक वो वापस आएगा, टीचर ने बोर्ड के ऊपर जो है 5th या 6th क्वेश्चन लिख दिया होगा, और जो नॉर्मल बच्चे वहां पर होंगे वो टीचर को कॉपी करके उसको जल्दी से जवाब दे रहे होंगे। जब आप उसको राइटिंग का कहेंगे तो वो राइटिंग उससे नहीं होगी, उससे चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी। आप उनके मार्क्स देख लीजिएगा, आप एमसीक्यूज उनसे करवा लें, एमसीक्यूज जो है वो कदरे बेहतर होंगे, मगर आप जैसे ही उनको कहेंगे आप ऐसे लिखें, ऐसे उनसे नहीं लिखा जाएगा। आप इजी काम कर ले, आप उन्हें कहें चलो रट्टा लगा लो, आप उनसे रट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें उनमें वो परसिस्टेंस नहीं आती है कि मैंने काम करना है। तो फिर उनकी राइटिंग का स्टाइल, उनकी स्टडीज का स्टाइल, उनकी उनको याद करने का स्टाइल, उनकी जो प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ है, वही सारे चेंज हुए होते हैं। तो आप उनको नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल स्कूल में आप कैसे डालेंगे? वो आपको क्या जरूर देंगे कि जी ओ लेवल्स में हो गया मुझे, मैं जी मैं ठीक चलता रहा हूँ। लेकिन आप उनकी मदर से या उनकी करीबी टीचर से पूछेंगे, वो कहें जी हाँ जी चलता तो रहा है जी, खपना बड़ा पड़ता है इसके साथ, 2-2 मिनट के बाद ये चीजें भूल जाता है, मुझे सुबह सुबह उठा के इसको याद करवाना पड़ता है कि ये याद करो।
क्योंकि ये भूल जाता है। ये कंपोनेंट आपको बहुत क्लियर नजर आएगा। उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो या तो डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, लेकिन क्योंकि हम एडीएचडी डील कर रहे हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली ओडीडी आएगा, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आएगा। उसके अंदर नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं वो ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू दिस। और घर में ना, एक वो आपने वो लट्टू देखा हुआ ना, वो आप उसको स्पिन करते हो, गोल 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 घूमते रहता है ना, दिस इज व्हाट दे आर। मतलब दिल कीप ऑन, दे हैव व्हील्स अंडर देयर फीट ना, और वो हर वक्त घूमते रहना है, फिरते रहना है, इधर उधर मूवमेंट्स में चलते रहना है उन्होंने। और अगर आप उन्हें ये कहें कि मेडिसिन के नाम याद करें, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस में कैसे करना है भाई? आप तो, मैं अक्सर मजाक में करती हूँ, मैं कहती हूँ जो आपने लिखना पेनाडॉल होगा, आप लिख देंगे पेंटासॉल, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं होगा। तो आप प्लीज डॉक्टर ना बना करें, आप कुछ और बन जाए तो वो बेहतर है। एक दफा हमने एक बिल्डिंग देखी, वहां पे वो बिल्डिंग जो है ना जी, वो थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई थी। तो वो लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, वाह यार इतनी जबरदस्त है टेढ़ी बिल्डिंग। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कि यकीनन किसी एडीएच ने बना दी होगी, ध्यान कहीं और होगा उसका। सीधी बजाने की बजाय उसने थोड़ी सी टेढ़ी बना दी, वो लोगों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया। सो इट्स हिट एंड ट्रायल एरर। हम ये नहीं कह रहे कि वी आर डीलिंग विद दोज चिल्ड्रन हु आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, वी आर डीलिंग विद दोज चिल्ड्रन who have difficulty in concentrating and continuous persistence with the a simple task। वो जल्दी जल्दी काम चाहते हैं, बस जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। एक सवाल इंग्लिश का कर लो, एक ज्योग्राफी का कर लो, एक मैथ्स का कर लो, एक इस्लामिक का कर लो, फिर वापस आके इंग्लिश का करो, मैथ्स का करो, साइंस का करो, उर्दू का करो, फिर वापस आओ इंग्लिश का करो, उर्दू करो, मैथ्स का, साइंस का करो। एट अ वन एक का आप आम उन्हें कहेंगे तो वो बोर हो जाते हैं। जैसा कुछ लोग दो दो तीन तीन बीवियां कर लें, तो मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने कहा यार ये एडीएचडी, एक बेगम से बोर हो गया, उसने फटाफट अपनी बेगम चेंज कर ली। जैसा बच्चे जो है वो बोर हो जाए तो अपना कहते हैं अच्छा मामा हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट चेंज करना होता है। अब जो बेसिक सिम्टम्स थे वो तो हमने बता दिए, लेकिन जो आपने अभी बात की है कि जी 12 इयर्स के ऊपर नहीं, आप अगर शुरू से टीचर से पूछेंगी, या आप खुद अगर आप उस बच्चे की पढ़ा रही होंगी, आप उसको बच्चे को आपने करीब से देखा होगा, तो आप ये देखेंगे क्योंकि उनको फोकसिंग का इशू होता है, वो थक जाते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो डे ड्रीमिंग में करना चला। डे ड्रीमिंग की क्या करें, आप क्लास के कमरे से बाहर छलांग लगाएं और गेट से भागते हुए आप मरी की ना ऊपर पहाड़ों में पहुंच जाए और वहां पे घूमे फिरें। टीचर क्या बोल रही है, क्लास में क्या हो रहा है, दे लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। क्योंकि वो तो क्लास से क्या, स्कूल से क्या, अपने सिटी से ही भाग के चले गए हैं। सो डे ड्रीमिंग इज वेरी कॉमन। अब वो चूंकि डे ड्रीमिंग कर बैठे हैं, अब उनको याद क्या रहेगा? फॉरगेटफुलनेस तो होगी, इसलिए क्योंकि हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को डील कर रहे हैं। इसका मतलब है हम न्यूरोलॉजी डील कर रहे हैं। और न्यूरोलॉजी इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसमें जेनेटिक्स आ गई है। उसके बाद फिजिटिंग बिहेवियर, एक्सेसिव टॉकिंग, दे लव टू टॉक एंड देयर टॉकिंग इज डिरेलमेंट। आप उनसे जो मर्जी बात करवा लें, जैसी मर्जी करवा लें, बातें करने का बहुत शौक है, मगर मजाल है कि बात के अंदर रब्त और उसमें कोहेसिवनेस, या उनकी बात में जो आप कहेंगे एक सीक्वेंस पाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से एक मुदब्बराना बातें होती हैं जो लोग करते हैं आपस में, वो यहाँ पर नहीं होती हैं। दे आर मोर और लेस लाइक अ क्लाउन who will keep on talking and people are going to enjoy them। कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी हा हा हू ही हो रहा है, लेकिन वो वाली सारी बातें जो कि सोशलाइजेशंस के अगेंस्ट चली जा रही होती हैं, वो आ रही होती है यहाँ पर। उसके बाद में पेशेंस का लेवल तो होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा इन्होंने ही शोर डाला होता है, लाइन लगी हुई है ना गाड़ियों की, सबसे पहले एडीएचडी का अडल्ट जो है ना, वो गाड़ी छोड़ के ना लाइन से निकल के तो आगे जाके खड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से सारी रोड ब्लॉक हो जाएगी। द सेम गोes फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। एक कैफेटेरिया में एक लाइन लगी हुई है, द चिल्ड्रन हैव टू स्टैंड इन द लाइन फॉर द कैंटीन, लेकिन नहीं ना, एडीएचडी जो यकीनन लाइन तोड़ के एक या दो कदम आगे आके रुकना है, डांट खानी है, फिर वापस जाना है। आपको ये चीजें देखनी है। नॉटीनेस होना और बात है, लेकिन डिसिप्लिन को तोड़ देना जो है वो नॉटीनेस नहीं होता है। दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज दैट इज नॉट गुड थिंग।
अब एडीएचडी आप जो बात कर रही हैं कि जी बाद में नजर आया होगा, तो बाद में आपको इसलिए नजर आया होगा क्योंकि उसके अंदर इनअटेंटिव वाला एलिमेंट होगा। हो सकता है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी ना हो। जब हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी नहीं होगी तो फिर आपको इनअटेंशन नजर आएगी। अब आपको इनअटेंशन 12 में क्यों नजर आई है? आपको आपको इनअटेंशन 12 में इसलिए नजर आई है क्योंकि अगर आप चेक करें आजकल प्यूबर्टी की क्या एज है। प्यूबर्टी की एज अब जो है वो फीमेल्स में इट इज लाइक 6 7, एंड इन बॉयज इट इज 8 9। अब जो बच्चा है क्लास जो 6 साल का बच्चा है वो ग्रेड 1 में होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो गया और आ गया है बैठने के लिए ग्रेड 8 या प्री 9 के लिए। अब प्री 9 के अंदर जब आप बोर्ड के एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपकी जो फोकसिंग है या आपका जो attempt है to do a paper, it has a very big एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन इट। अब वो डिसिप्लिन क्योंकि इन अटेंशन की वजह से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो बच्चा जो है वो इम्पल्सिव होना शुरू हो जाएगा, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा कि मुझसे क्यों नहीं याद हो रहा। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर इन अटेंशन का इशू था। वो तो अब पता चला जब उसने वो एक क्वेश्चन के लिए उसको 4 या 5 शीट्स लिखनी है, तब उसको पता चला इवन इफ द चाइल्ड इज नॉट डूइंग मैट्रिक इट डजंट मैटर, इवन इफ द चाइल्ड इज इन ए एंड ओ लेवल्स, इवन देयर द चाइल्ड इज गोइंग टू से कि जी मुझसे याद नहीं हो रहा। ऑब्वियसली कैसे याद होगा? इसलिए क्योंकि अटेंशन ही नहीं थी। अब क्योंकि काम ज्यादा हो गया है अब नजर आना शुरू हुआ है कि जी इन अटेंशन की प्रॉब्लम थी और वो एडीएचडी हो गया है। अब आपके पास जो बच्चे आएंगे या तो वो इन अटेंशन के साथ आ सकते हैं या वो इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी के साथ होंगे, या वो फिर वो खाली हाइपर एक्टिविटी के साथ होंगे। सो इट डिपेंड्स कि हमें डीएसएम के क्राइटेरिया के मुताबिक वो कहाँ पे लाई करेंगे। अब डीएसएम जो है वो आपको ये कह रहा है कि आपने ये देखना है कि इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, या उन दोनों को कॉम्बो है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीडी एंड एडीएचडी? वैसे तो हम अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं, ये पुरानी टर्म है। अब अगर आप गौर से देखें तो जितने बच्चे जो अटेंशन के साथ हैं वो उनमें हाइपर एक्टिविटी होती ही होती है, चाहे वो चेयर से ना उठ रहे हों लेकिन वो फिजिट हो रहे होंगे। जिस तरह बाजार में फिजिटिंग टॉयज मिले हुए हैं, फिजिटिंग टॉयज इसीलिए हैं बाजार के अंदर ताकि आप इन बच्चों को दे सकें और वो उसके साथ काम कर सके रादर देन गेटिंग आउट ऑफ द सीट। अगर आप किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो वहां पे बॉल्स हैं, आप बच्चे को बॉल के ऊपर बैठाते हैं कि जो बॉल के ऊपर बैठो और चीजें याद करो या बैठ के तुम लिखना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम्हें मूवमेंट करनी है, तुम चेयर पे तो मूवमेंट नहीं कर सकते, तुम बॉल के ऊपर मूवमेंट कर लो। तो वो हॉपिंग और बॉल जो है वो इनका बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अब आपने जो बात की थी 12 इयर्स की, वो आपने इसलिए बात की हुई है क्योंकि डीएसएम के अंदर आ गया हुआ है कि 12 साल से पहले आप किसी बच्चे को एडीएचडी डायग्नोज नहीं करोगे। आप ये जरूर कह सकते हो कि जी सिम्टम्स हैं उसके अंदर, मोस्ट प्रोबेबली ही हैज दोस ट्रेट्स विद अटेंशन इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स हैं। लेकिन आप उनको 12 साल से पहले आप उसको क्लियर कर डायग्नोसिस नहीं देते हो। अगर आपने देना भी है तो वो घर में भी उसी तरह का बिहेव करेगा, या वो स्कूल में बिहेव करेगा, या वो मॉल में जाएगा ऐसे बिहेव करेगा, या वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के घर जाता है तो वो उस तरह का बिहेव करता है कि लोग भी आसपास कहें कि यार ये कैसा बच्चा है, इसको कोई तमीज ही नहीं है, इसकी माँ ने इसको कोई तमीज ही नहीं सिखाई हुई है। जब इस तरह की बात आना शुरू होगी तब आपको लगेगा कि नहीं जी कोई ना कोई गड़बड़ है उस बच्चे के अंदर। अब उसकी रीजन क्या होगी? रीजन वही जो आपको मैंने बता दिया, नंबर 1 के ब्रेन की ये जेनेटिक्स में चला आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ब्रेन की इम्बैलेंस में होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को सेरोटोनिन दिया जाता है। सेरोटोनिन थोड़ा सा सॉल्ट है, अगर वो थोड़ा सा सॉल्ट इनको दे दिया जाए तो अगर मॉडरेट एडीएचडी है तो वो माइल्ड के ऊपर आ जाएगा। अगर माइल्ड जो है वो वो मेंटेनेंस के अंदर आएगा। लेकिन हम ये कहें कि एडीएचडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो वो नहीं होगा। जिस तरह आप कहें कि उसने एग्जाम के लिए भी जाना है
तो अगर उसकी मदर ने, अगर वो सुबह उसका 8 बजे एग्जाम है तो उसकी मदर उसको 7 बजे अगर वो सरोटाटीन का सॉल्ट हल्का सा दे देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 9 10 11 4 घंटे वो सॉल्ट उसकी बॉडी में रहेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो उतनी देर में वो अपना मैथ्स का पेपर अच्छा कर लेगा। और अगर उसको वो सॉल्ट नहीं देगी उसकी मदर, तो मोस्ट प्रोबेबली अलजबरा के अंदर उसको प्लस इंटू माइनस एंड माइनस इंटू प्लस का चक्कर भूल जाना है। उसने ऑटोमेटिकली भूल जाना है, उसके अपने बस की बात ही नहीं होनी है। तो उसके लिए आप इमेजरी कितनी करा देंगी, आप कितना काम करेंगे। तो आपको उसकी डाइट के ऊपर काम करना है, उसको थोड़ा सा सरोटाटिन का लेवल, चाहे आप उसको डाइट से दें, चाहे उसको साइकेट्रिक हेल्प से दें, चाहे उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से दे दें, चाहे उसको तिब से दे दें, लेकिन उसको सरोटाटीन किसी ना किसी सूरत में वो ब्रेन का सॉल्ट उसके अंदर जाना चाहिए है। वरना प्लस इंटू माइनस से माइनस टू प्लस उसको कुछ नहीं पता चल रहा। अब हम पढ़ते हैं जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें अक्सर तंग कर रही होती है वो ये कि हाउ विल यू नो कि अ चाइल्ड इज हैविंग these things। ओके जी। नंबर 1 है जी डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स। अब डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें बच्चे ने जानबूझ के आपको तंग करना है। उसके अंदर अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर नहीं आएगा। नंबर 2, आपके पास वो लोग भी आएंगे जो कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ होते हैं। अब कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ ये है कि उनके अंदर गुस्सा बहुत होगा, उठा के ये चीज फेंक, वो चीज फेंक, ये कर, वो कर, इधर जा, उधर जा। तो वो एक्सटर्नलाइजिंग एग्रेशन जब आएगा तो उसको हम ओडीडी कहते हैं। ओडीडी ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। अक्सर हमारे पास जो एडीएचडी के बच्चे हैं उसके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है। अक्सर एडीएचडी के बच्चे जो है वो ओडीडी के साथ आते हैं, लेकिन उसकी वेरिएशन होती है। जब आप कॉर्नर रेटिंग स्केल करेंगे किसी बच्चे के ऊपर भी, चाहे आप अपने ऊपर कर लें या आप अपने आप को एज्यूम करें कि मैं जो हूँ वो खलनायक हूँ, या मैं इसको साइकोपैथ और हाइपर एक्टिविटी की डिसऑर्डर का बंदा हूँ या बंदी हूँ। तो जब आप वो वाला अभी कॉर्नर रेटिंग स्केल अपने ऊपर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, ट्रिगर करती है। उसके बाद जब आप स्कोरिंग करेंगे तो पता चलेगा आपको कि हाँ जी आप उसमें लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये दोनों डिफरेंट है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी अटेंशन और कंसंट्रेशन का इशू आएगा। और एक बच्चा जो है जिसको आप बार बार तंग, जो आपको तंग करता है बार बार, वो ओसीडी के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन फिर ओसीडी डिफरेंट चीज है ना। ओसीडी तो वहम आ जाता है। और एंजाइटी डिसऑर्डर तो जब एंजाइटी खत्म हो जाएगी तो एंजाइटी एंजाइटी की जब रीजन खत्म हो जाएगी तो एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एंजाइटी नहीं है तो भी आपको एंजाइटी के हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स आपको नजर आते रहते हैं। ये खत्म ही नहीं होते हैं। एंजाइटी के पेशेंट के साथ अगर आप सीबीटी करो तो उसमें आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं। अच्छा यार ये इसने लंबे गहरे सांस लिए 10 से 15 दफा, तो ये रिलैक्स हो गया है। या आपने उसको आधा पौना घंटा आपने उसको एंजाइटी हो रही है, उसको आपने उसको एक्सरसाइज वगैरह करा दी है तो उसकी बॉडी जो है वो केमिकल से ड्रेन आउट होगी, तो वो कह रहा है हाँ जी आई एम फीलिंग बेटर बेटर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वॉक करके या मुझे स्किपिंग करके या मुझे योगा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आप योगा करा लो, स्किपिंग करा लो, उसके बाद आधे घंटे के बाद दोबारा करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एडीएचडी के अंदर जो है मूड, जो है ना जो इमोशनल रेगुलेशन होती है वो बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि उनके टेंशन है, कंसंट्रेशन ही नहीं होती है, उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि अगर मेरे पास ये वाला इशू है तो मैंने उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। दे कांट अंडरस्टैंड इट। इसलिए किस इमोशन पे कैसे रिएक्शन देना है वो उनको समझ नहीं आती। या तो बहुत दफा हाई स्पीड पे चले जाते हैं या उनका स्पीड बिल्कुल ही लो हो जाती है। अगर वो हाई स्पीड पे चले जाएंगे बाद में जब स्पीड लो हो जाएगी क्योंकि वो मैं तो मजाक कर रहा था, उतनी मजाक के अंदर जो है उसको तो सजा मिल जाएगी। और अगर कोई शौहर साहब है, अगर वो शौहर को बीवी को कुछ कह देगा तो बीवी ने तो अपना बैग उठा के मेके को चल पड़ना है कि तुमने ये बोला क्यों, वो कि मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो इनके अंदर ना इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये अक्सर ये गलत बातें कर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं ओ हो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
लेकिन जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर ढूंढ रहे हैं ना, हमें पता है कि वो साइक्लिकल है और इन्वायरमेंटल है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। अक्सर लोग कहेंगे जी मौसम खराब हो रहा है ना जी, इसको ये मसला हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज आना शुरू हो जाएगी जो कि बहुत ज्यादा कंसर्नेबल है, उसमें भी ये वाला इशू आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये तो यहाँ ये उस क्राइटेरिया में लाए नहीं करेंगे। जो हमारा मूड डिसऑर्डर का है ना, इसमें मूड का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये ये ना किसी वक्त भी, कहीं पर भी, किसी के साथ भी, कभी भी शुरू हो सकते हैं। 100% अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आप पेशेंट आपको बता देगा कि ये चीज थी, इसकी वजह से मुझे इशू आया है। अच्छा जी, टिक्स डिसऑर्डर भी कहीं कहीं आपको फील होगा, लेकिन वो जानबूझ के ही कर रहे होते हैं। उसमें एसिड कोई एंजाइटी का ट्रेट या उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको नजर नहीं आएगा, जो कि टिक्स के अंदर बेसिकली आपको नजर आ रहा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिले इन मोटर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन are common in individuals with ADHD. Fine motor coordination is one of the most impaired areas. वही बात जो मैंने आपको भी पहले की है, कि जब आप उनकी राइटिंग्स देखेंगे तो राइटिंग उससे नहीं होगी, उनकी उनकी खूबसूरत राइटिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उनका ब्रेन का वो मैकेनिज्म उस तरीके से चलता ही नहीं है, क्योंकि वो न्यूरो न्यूरो डेवलपमेंटल में आ जाएगा ना, इसलिए। और फिर दूसरी बात ये कि आप उनसे वो करवाएं, ट्विजर के साथ आप काम करवाना शुरू करें। जैसे आप टाइम लगाना शुरू करेंगे, आप लोग एक करके काम नहीं हो रहा, वो खराब से खराब होता चला जाएगा। उसके बाद क्योंकि टेंशन या कंसंट्रेशन होती ही नहीं है इनकी, इसलिए इनको लर्निंग डिफिकल्टीज बेशुमार लातादाद इनको वो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स के। इनको समझ ही नहीं आ रही होती कि इन्होंने काम याद कैसे करना है, इसलिए इनका लाइफस्टाइल, टोटल लाइफस्टाइल ही इनका डिफरेंट होता है। इनको पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इनको आम लोगों के तरीके से पढ़ाना ही नहीं है। जब हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म इनका तेज है, इन्होंने खाते जाना है, खाते जाना है। एक अभी आधे घंटे में इन्होंने पूरी एक प्लेट ले ली है फ्राइज की, अभी 2 घंटे के बाद उन्होंने दोबारा किचन में जाके इन्होंने नगट्स बना लेने हैं। उसके बाद उन्होंने घंटे के बाद दोबारा जाना है, रूह अफ़ज़ा का पूरा ग्लास अंदर उन्होंने लगा लेनी है। 1 घंटे के बाद दोबारा जाएंगे, चाय का गिलास लेके उसमें 4 चम्मच चीनी डाल के ठोक के तो वो जरा पी के तो घूमना शुरू करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स ये वो वाले नहीं है जो एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोजा में ड्यू टू एंजाइटी या ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ द हैबिट या ड्यू टू जेनेटिक्स आपको एडीएचडी में नजर आता है। कॉर्नर रेटिंग स्केल मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को आइडिया है इसका कि ये क्या है और आप इसको कैसे मूव करते हैं, तो फिर मैं आपको इसको देती हूँ इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्योंकि इसका लंबा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आज फिर वो नहीं आए हुए, सिर्फ आप लोग दो आए हुए हो, तो फिर वो सारा खराब हो जाता है। इसलिए मैंने ट्रीटमेंट आज के लिए नहीं रखा। अभी के लिए जो हमने सारा पढ़ा है उसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछें। अच्छा मैम, इन बच्चों को अगर बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी है या हाइपर एक्टिविटी है, तो विदाउट मेडिकेशंस कुछ कर सकते हैं हम? जी जी, हमने विदाउट विदाउट मेडिकेशन ही करना है, हमने इसकी डाइट प्लान करना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि वो बहुत लंबा है। मैं नहीं चाह रही कि मैं दरम्यान में फिर ये वो इशू हो जाए तो फिर आप उसमें रह जाएं, क्योंकि मुझे एक ही गो में ही पढ़ाना है इसका ट्रीटमेंट। उसमें डाइट भी आएगी, फिजिकल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, एकेडमिक्स भी आएंगे, बिहेवियर भी आएगा, रीइंफोर्समेंट्स भी आएंगे, फैमिली काउंसलिंग भी आएगी उसके अंदर। ठीक है। क्योंकि ये खासा, लेकिन आपसे बस एक दफ़ा रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आज आपने ना इसकी डीडी ज़रूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि डीडी के बगैर ना आपको ये बहुत पजलिंग है। और जो हमारे पास जो जर्नल फिजिशियंस हैं ना, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि बच्चा जो है वो एडीएचडी के साथ है या नहीं है। उनको उनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने कैसा डायग्नोसिस करना है। वो उसको मूड डिसऑर्डर्स के साथ डायग्नोस कर देते हैं, या वो उन बच्चों को
लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ डायग्नोस करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एस्पेक्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद एडीएचडी। एडीएचडी बिल्कुल चीज ही अलहदा है। तो आप एक दफा डीएसएम खोल के आप एक दफा गौर से इसको पढ़ लें। कि मैंने बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने डीडीडी के बताए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप डीएसएम खोले और उसको पढ़े। आप प्लीज गूगल से ना चैट जीपीटी के थ्रू ना पढ़ लीजिएगा। चैट जीपीटी ना बिल्कुल फजूल जवाब, सवाल जवाब देता है। आपके पास अगर बुक है आप बुक करें, अगर नहीं है तो आप गूगल से पीडीएफ जो है डीएसएम की वो डाउनलोड करें और उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ें। आपको आपको डीडी जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नजर आएगा। आपको एडीए जो है, एडीएचडी जो है वो आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नजर आएगा। आपको ये ऑटिज्म में भी नजर आएगा। ये ड्यूल डायग्नोसिस के साथ आता है। ये आपको बच्चों में भी नजर आएगा, आपको डोलोसिस में भी नजर आएगा और आपको अडल्ट्स में भी नजर आएगा। इवन अडल्ट्स भी आपको क्या कहेंगे कि जी मैं बैंक में गया था तो मैं पैसे काउंट कर रहा था, मुझे 2-3 दफा पैसे काउंट करने पड़े, मुझे 4-5 दफा मैंने पैसे काउंट किए। आप लोग कहेगा कि ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन नहीं है। बिकॉज इट वॉज हिज ओन बिजनेस एंड ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड दैट इज वॉज ही लॉस्ट मनी। तो आपको उनको भी एक्सरसाइज देनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अडल्ट्स की भी 2-3 एक्सरसाइजेस आपको मैं बता दूंगी जो कि आप कर ले, क्योंकि हमने $40 तक जाना ही है। मैं आपको 18 तक तो लेके जाऊंगी। 18 और 19 के एक्सरसाइजेस पे जो हैं वो आप 21-23 तक आप लोगों को दे सकते हैं, जब तक वो किसी प्रोफेशन में ना इंक्लूड हो जाए। जब प्रोफेशन में इंक्लूड होते हैं तब उनकी इमोशनल रेगुलेशन जो है ना वो उनको बहुत तंग करती है, बेशुमार तंग करती है। और उसके बाद जब उनकी शादियां हो जाए उसके बाद उनको बच्चे तंग करते हैं। दैट वी कैन डिस्कस इट लेटर। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको ऐड कर लूंगी अगले लेक्चर के अंदर। यस मैम, ऐड कर लें। अच्छा ठीक। ऐसा कौन है जिसके लिए आप इतना बेकरार हैं? कोई भी नहीं है। और ये मैं भी स्किट भी इसके पास प्लीज से ही शेयर बोलने कर वाली देना। थी कि हाँ, आप इसको ऐड कर लीजिएगा।